नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस के घटक दल कांग्रेस और जीएमएम के बीच दिल्ली में कल बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जीएमएम ने दिल्ली की बैठक में 7 सीट पर दावा पेश किया है। राजमहल, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर, लोहरदगा, कोडरमा और चाईबासा पर जीएमएम ने दावा किया है। बता दें कि पश्चिम सिंहभूम यानी कि चाईबासा कांग्रेस की शेयरिंग सीट है। इसके अलावा लोहरदगा सीट पर भी जीएमएम ने दावा किया है, जहां कांग्रेस करीब 10,000 वोट से हार गई थी। अब आपको बताते हैं जीएमएम की दावेदारी आखिर किन सीटों पर है। सूत्रों के हवाले से मिली रही जानकारी के मुताबिक 7 लोकसभा सीट पर जीएमएम ने दावा ठोका है। ये सीट है राजमहल, दुमका, गिरिडीह पर दावा ठोका है और लोहरदगा और कोडरमा पर भी दावेदारी की गई है। कांग्रेस की सीट शेयरिंग चाईबासा पर भी दावा ठोका गया है। लोहरदगा सीट पर भी जीएमएम ने दावेदारी जताई है, जहां कांग्रेस 10,000 वोट से हार गई थी। दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस और जीएमएम के नेता बीजेपी को हराने का दावा ठोक रहे हैं, तो बीजेपी इस बार 400 पार के नारे लगा रही है। और वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है इस राज्य में, उसको लेकर के चर्चा हुई। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है, तो जो राजनीतिक परिस्थिति है उस परिस्थितियों पर बातचीत हुई और जो जमीनी हकीकत है उसको हम लोगों ने सामने रखने का काम किया। 2019 और 2024 के बीच में दामोदर में बहुत पानी बह गया। विनेबिलिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 14 सीटों पर अब प्रत्याशित परिणाम देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें सीटें जीतनी हैं और सीटें जीतकर अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी को साफ करना है। ये सारे के सारे भ्रष्टाचारियों का दल इंडी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, बस इतना ही कहूंगा, 2024 में आएगा मोदी ही। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 8वीं बार जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। इसे लेकर ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा गया है, जिसमें ईडी के सामने पूछताछ के लिए 16 से 20 जनवरी के बीच पेश होने का समय दिया गया है। इस पत्र में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से एक बार फिर जानकारी साझा की है। वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल की ओर से लिखी गई चिट्ठी पर भी जवाब दिया गया है। ईडी की ओर से कहा गया है कि पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही सीएम को तलब किया है। वहीं मीडिया ट्रायल के लग रहे आरोप पर भी जवाब दिया है। इसी के साथ समन की अनदेखी पर पीएमएलए के तहत कार्रवाई की बात भी कही गई है। इस बीच कार्रवाई के दौरान राज्य में असंवैधानिक संकट पैदा नहीं हो, इसे लेकर राज्य के वरीय अधिकारियों को निर्देश देने को भी ईडी ने कहा है। सीएम को ईडी का फिर से समन जारी हुआ है। कब जारी हुआ है समन, आपको बताते हैं। 14 अगस्त के लिए पहला समन, 24 अगस्त के लिए दूसरा समन जारी किया गया था। वहीं 9 सितंबर को तीसरी बार सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया था। 23 सितंबर के लिए चौथा समन जारी किया गया था और इसके बाद 4 अक्टूबर को 5वें समन पर बुलाया गया था। 12 दिसंबर के लिए 6वां समन जारी हुआ था और फिर इसके बाद 7वां समन 30 दिसंबर के लिए जारी किया गया था। 2 दिन में पेश होने को कहा गया था। 13 जनवरी को जारी हुआ 8वां समन 16 से 20 जनवरी के बीच बुलाया गया है। समन के पीछे की वजह जान लीजिए। सेना की जमीन खरीद बिक्री से जुड़ा मामला है। जालसाजी कर रही जमीन पर अवैध कब्जे को आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। रांची नगर निगम ने दर्ज कराया था मामला। वहीं प्राथमिकी के आधार पर ईडी जांच कर रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का 8वां समन मिल गया है। समन में 16 से 20 जनवरी के बीच हेमंत सोरेन को अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है। ईडी ने 2 दिन के अंदर सीएम को पूछताछ के लिए समय और जगह निर्धारित कर बताने को कहा है।
ईडी ने स्पष्ट किया है कि अगर सीएम नहीं आए तो ईडी उन तक पहुंच जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी ने एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन को 8वां समन कर 16 से 20 जनवरी के बीच आने को कहा है। हालांकि जो 16 से 20 जनवरी के बीच बयान दर्ज करने की बात कही गई है, उसमें फिर से एक बार 2 दिनों के अंदर जगह और समय निर्धारित करने को कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ईडी के उस पूरे पत्र में कई तरह की चेतावनी भी है, जिसमें ये कहा गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, आपको बयान दर्ज कराना होगा। अगर सीएम हेमंत सोरेन नहीं आते हैं ईडी के पास अपना बयान दर्ज कराने के लिए या समय नहीं देते हैं, तो ईडी के अधिकारी उन तक आने के लिए बाध्य होंगे और उस परिस्थिति में जो विधि व्यवस्था का मुसीबत होगा, जो प्रॉब्लम होगा, उसके लिए सीएम हेमंत सोरेन को ही जिम्मेदार बताया गया है। दूसरी तरफ हम ये भी कहें कि अगर आप 14 अगस्त से लेकर आज अगर हम 14 जनवरी 2023 तक की बात कर लें तो इन 5 महीनों में अब तक जो 8 समन आ चुके हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सीएम हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करने के लिए लगातार जो ईडी है वो दबाव बना रही है। लेकिन इन सब के बीच जो जानकारी आ रही है और जिस तरह से जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है पत्र में, जो बातें कही जा रही हैं, जो चेतावनी एक मुख्यमंत्री को दी जा रही है, उससे बहुत बड़ी नाराजगी पार्टी के अंदर भी है, आम लोगों के अंदर है। और अब ये इस बात पर निगाहें सबकी टिकी होंगी कि क्या इस 8वें समन के बाद क्या मुख्यमंत्री समय और जगह निर्धारित कर ईडी को बताएंगे और क्या अपना बयान दर्ज करने के लिए वो ईडी के अधिकारियों के समक्ष होंगे। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के 8वें समन पर सियासत गर्म है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ईडी का समन भारतीय जनता पार्टी का विकास कहलाता है। यही सम्मान भारतीय जनता पार्टी का विकास कहलाता है और ये सम्मान सिर्फ उन लोगों के ऊपर है जो मोदी जी के अहंकार के आगे झुक नहीं रहे हैं। जो व्यक्ति मोदी के अहंकार के आगे नहीं झुकेगा उसे ईडी का सम्मान जाएगा। इधर 8वें समन के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने सीएम हेमंत सोरेन को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार करने वालों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से भी चाहे लोगों को बचाना, बच नहीं पाएगा कोई, इसलिए कि जो करप्शन किया है इन लोगों ने, जिस तरह से दिन दहाड़े इन लोगों ने यहाँ प्रदेश की संपत्ति लूटी है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये लाख ऐसे पैतरे बना दे जिससे गोल गोल घुमाने के तरीके सोच ले, जिससे कि वो बचने की कोशिश करे, बच नहीं पाएंगे। खबर गिरिडीह से है, जहां राज धनवार में अयोध्या से भेजी गई पूजित अक्षत वितरण को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान करगाली के जहदा गांव में 2 समुदाय के बीच विवाद हो गया था, जिसे देखते उग्र रूप ले लिया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। आरोपी मुखिया ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर दिया है, तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है और मेरा नाम नीचे दे दिया गया है आवेदन में कि मुखिया ही सब कुछ कराया है। ग्राम पंचायत करगाली खुर्द के मुखिया मोहम्मद असगर इमाम ही के द्वारा ये सब किया गया है। ये निराधार है, ये बेबुनियाद है और मैं इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो हमें लगता है कहीं से भी ये उचित नहीं है। जिस तरह से ये रोका गया, पथराव किया गया, उसमें अयोध्या से जो पूजित अक्षत आया है घर घर, उस अक्षत को बांटने के लिए कुछ लोग जा रहे थे, कुछ हमारे नवयुवक हैं, कुछ और महिलाएं हैं, घर घर में वो उनको देने के लिए जा रहे थे। तो उसके बाद जो जानकारी मिली है तो ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एसपी से भी हमने बात किया है और डीसी से भी बात हुई है। तो इसको लेके हम चाहेंगे कि जो भी इसमें दोषी हो, दोषी पर कार्रवाई हो।
पीएम मोदी की अपील पर केंद्रीय कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। खसरावा के आकर्षणी पीठ परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मंदिर की साफ सफाई की। इस दौरान आकर्षणी पहाड़ी की सीढ़ियों की झाड़ू लगाकर सफाई की। इस मौके पर उन्होंने 14 से 22 जनवरी तक देश के तीर्थ स्थानों और मंदिरों की साफ सफाई और स्वच्छता अभियान चलाने की पीएम मोदी की अपील की सराहना की। साथ ही आम लोगों से भी स्वच्छता अभियान में भागीदारी की अपील की है। भारत में हम सभी के आस्था के अनुसार जो भी तीर्थ स्थान है, उन सारे तीर्थ स्थानों पर हम सब स्वच्छता का कार्यक्रम चलाकर न केवल परिसर की स्वच्छता, परिवेश की स्वच्छता, बल्कि मन की स्वच्छता को बेहतर बनाएं। इसी अभियान के साथ आज मैं यहाँ आकर्षणी माता के दरबार में हूँ। 15 जनवरी को पीएम मोदी गुमला की आदिम जनजाति की 5 महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद करेंगे। बिष्णुपुर प्रखंड की आदिम जनजाति की महिलाओं से पीएम मोदी के संवाद को ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसके जरिए जंगल और पहाड़ों में जीवन गुजार रही महिलाओं का पीएम मोदी हालचाल जानेंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि वो 5 महिला कौन होंगी। इधर जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी को ब्लॉक ऑफिस कैंपस में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई नेता और अधिकारी आ रहे हैं। नशाखोरी के खिलाफ हजारीबाग और वन विभाग अलर्ट मोड में है। झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाके चौपारण के डोडिया और दूरगाड़ा में करीब 100 एकड़ वन क्षेत्र भूमि पर लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया गया है। इससे पहले भी पुलिस और वन विभाग की ओर से कार्रवाई की गई थी, लेकिन नशा तस्करों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इसी के साथ पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से अफीम का सेवन नहीं करने और अफीम की खेती करवाने वालों को जानकारी पुलिस की ओर से देने की अपील की गई है। पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप है। सूचना मिली थी कि बिहार और झारखंड के बॉर्डरिंग एरिया जो चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहां ग्राम ढोड़िया और दूरागढ़ा में वन विभाग में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की गई है, जिसे हम लोगों ने एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया, जिसमें 22 बटालियन सीआरपीएफ, साथ ही पुलिस की ओर से एसडीपीओ बरही और एसडीपीओ विष्णुगढ़ और वन विभाग को लगाया गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया पौधों को नष्ट करने के लिए। और अफीम की खेती लगभग 100 एकड़ वन भूमि में की गई थी, जिसे पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया। झारखंड में पारा तेजी से लुढ़कता जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया है। प्रदेश की राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर गिर चुका है। वहीं गढ़वा और पलामू में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 19 जनवरी के बीच राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना है। प्रदेश में बढ़ती ठंड और करवट लेती मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में ठंड का सितम जारी है। राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। आप समझ सकते हैं कि अगर 10 डिग्री से नीचे इस वक्त तापमान है तो आप चाहे झारखंड के किसी भी ज़िले में हों, आपको ठंड से बचने की ज़रूरत भी है। अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर गौर करें तो लगातार जिस तरह से ठंड पड़ रही है और ये अनुमान लगाया गया है कि 17 से 19 जनवरी के बीच कई ऐसे ज़िले हैं जहां बारिश भी होगी। खासकर अगर हम संथाल परगना के इलाके की बात करें और राजधानी रांची के सटे हुए ज़िलों की बात करें तो बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं अगर हम राजधानी रांची की बात कर लें, जो कि हमेशा ही ठंड को लेकर चर्चा में रही है, तो इस वक्त राजधानी रांची का जो तापमान है वो 8 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं गढ़वा और पलामू में भी अगर आप देखें तो 6 डिग्री के आसपास ये तापमान, न्यूनतम जो तापमान है वो देखने को मिल रहा है। रांची के अगर कांके इलाके की बात करें तो 2 से 3 डिग्री तक जो न्यूनतम तापमान है वो इस वक्त बताया जा रहा है। तो लगातार जो ठंड है, और ठंड में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो कनकनी भरी जो ठंड है वो सुबह और शाम के वक्त महसूस की जा रही है। जो हवाएं हैं, जो ठंड हवाओं के जो थपेड़े हैं, उससे सबसे ज़्यादा जो राहगीर हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनको परेशानी हो रही है। और लगातार
चाहे वो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से बात कर लें या फिर अगर हम डॉक्टरों की सलाह की बात कर लें, तो लगातार आम लोगों को ठंड से बचने के लिए कहा जा रहा है गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ठंड लग सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। राजधानी रांची में स्टेट काउंसिल फॉर फिजियोथेरेपी टीम ने फर्जी फिजियोथेरेपी सेंटर का धावा बोला। क्लिनिक के पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, जिसे लेकर डॉक्टर श्वेता पांडे ने एप्लीकेशन सबमिट करने की बात कही। टीम में काम करने वाले असिस्टेंट के पास भी किसी तरीके की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं था। काउंसिल के सदस्यों ने क्लिनिक को जल्द रजिस्ट्रेशन कराने के साथ बिना ट्रेड कर्मियों के सेंटर से हटाने का निर्देश भी दिया है। राजधानी रांची में इन दिनों फिजियोथेरेपिस्ट से जुड़े जो क्लिनिक होते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड फिजियोथेरेपिस्ट जो काउंसिल है वो आज यहाँ पर एक्शन में आई है, कार्रवाई करने निकले हैं। हमारे साथ यहाँ पर काउंसिल से जुड़े लोग हैं। राजधानी में खास करके बहुत सारे फिजियोथेरेपी क्लिनिक खुल रहे हैं और खुले हैं, तो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट कौन कौन से हैं इनकी जानकारी के लिए हम लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं कुछ क्लिनिकों का, सो दैट कि जो भी इलाज कराने वाले मरीज हैं उनको सही से इलाज हो सके। क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ही सही से इलाज करवाएंगे। तो कितने दिन से क्लिनिक चल रहा है? 2 ईयर हुआ है अभी। तो क्या आपका ये क्लिनिक जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जो आप लोग का जो काउंसिल है उसे रजिस्टर्ड है? आपका रजिस्टर एप्लीकेशन दिया हुआ है, अभी हुआ नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था, पर किसी पर्सनल रीज़न की वजह से जा नहीं पाए थे, तो अभी नेक्स्ट काउंसिल के लोग बता रहे हैं कुछ अटेंडेंट हैं आपके पास जो अटेंडेंट तो है मेरे पास, हेल्पिंग के लिए रखना होता है, लेकिन हाँ सर ने बताया कि सबका जो भी लोग हैं फिजियोथेरेपिस्ट उनका काउंसलिंग में करवाना रजिस्ट्रेशन, तो वो हो जाएगा। और जो अटेंडेंट हैं, जो स्टाफ हैं, वो मशीन वगैरह तो यूज़ सच नहीं करते, हम ही लोग करते हैं, बट हाँ हेल्प तो लेना पड़ता है। क्या आप रजिस्टर्ड हैं काउंसिल से? हाँ सर रजिस्टर्ड, लेकिन झारखंड का रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ से। तो झारखंड का अगर आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ के काउंसिल से रजिस्टर्ड होना जरूरी है आपका? जी सर, तो अभी हमें आए 1 मंथ हुआ, तो जैसे सर ने बताया तो ऐसे हम इस बार करा लेंगे यहाँ। लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जब भी शरीर के इंसान के शरीर में कोई मांसपेशी में चोट हो या कहीं हड्डी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनकी सहायता ली जाती है। अगर समझिए एक तरीके बहुत जोखिम भरा काम है, अगर जरा सा भी कुछ गलत हुआ तो जान पर बनाती है। ऐसे में जो काउंसिल है आज ये कार्रवाई करने निकली है, आज ये देखने निकली है कि राजधानी रांची में ऐसे कितने क्लिनिक हैं जो बगैर संबद्धता के चल रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर बोकारो से, पुलिस ने 3 महीने बाद हत्या के लिए इस्तेमाल पिस्तौल बरामद किया है। दरअसल 18 अक्टूबर 2023 को चाचा ने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस ने तेज धारदार हथियार से हत्या की बात बताई है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में ढिलाई कर हत्या की वजह छुपाने की कोशिश की है। आरोप के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस उसके बताए तालाब में हथियार ढूंढने पहुंची थी, लेकिन पानी होने के चलते हथियार नहीं मिला। थाना प्रभारी ने बताया कि 3 महीने बाद तालाब का पानी सूखने पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल बरामद किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पोस्टमार्टम करके मेरे बेटे को हम जब लाए तो थाना में रुकवाए गाड़ी, और थाने वाला ऐसा रिपोर्ट लिखा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कि धारदार हथियार से मारा गया। ये बंदूक नहीं लिखा था पुलिस वाले ने, और गौतम दास बोल रहा है कि हम बंदूक से मारे हैं, सबके सामने, हम लोगों के सामने। वो अरे इतना दिन के बाद ये बंदूक मिला भी। हाँ, और आज के डेट में ये बंदूक मिल गया। जो पिस्टल मिला है, लोगों का कहना है कि ये घटना 3 महीने पूर्व एक मर्डर केस हुआ था जिसमें गुडुल दास की हत्या की गई थी गौतम दास द्वारा, उसके द्वारा यूज किया गया था। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह के बागोदर थाना में बाइक सवार तालेश्वर साव को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसकी रांची के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना धरगुल्ली के दनकी टांड मंदिर के पास की बताई जा रही है। घटना के बाद मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।